हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जून 2021 के लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बारे में। पहला केस है जिज्ञा यादव वर्सेस सीबीएसई, जिसमें 10th मार्कशीट में नाम परिवर्तन कैसे किया जाता है इस संबंध में प्रश्न उठा था। सीबीएसई ने ये कहा कि यदि इस तरह मार्कशीट में स्टूडेंट्स के कहने पर नाम बार बार बदला गया तो इससे बोर्ड का काम काफ़ी बढ़ जाएगा। नियम यह है कि किसी भी दस्तावेज में जो नाम आपका उल्लेखित है या बाद में आपने बदल लिया है, तो इसके लिए उस राज्य में जिसमें आप रह रहे हों उसके ऑफिशियल गजट में एक नाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन कराना होता है, जिसका एक फिक्स प्रोसेस है। न्यूज़पेपर वगैरह में प्रकाशन देना होता है एंड किसी को कोई आपत्ति न होने पर वो नाम गजट में छप जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। फर्स्ट, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स, कोई और डॉक्यूमेंट जो है उनमें यदि मिलान नहीं हो पाता, और सेकंड सिचुएशन जिसमें बाद में उसका नाम बदला गया है। तो इन दोनों परिस्थितियों में बोर्ड के बाईलॉज के क्लॉज में इवन इफ नाम परिवर्तन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है तो भी बोर्ड के समक्ष 10th ओरिजिनल मार्कशीट एक्सेट्रा वो जमा करेगा, प्रेस्क्राइब्ड फीस देगा एंड बोर्ड ये देखेगा कि उसके आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, गजट पब्लिकेशन, इन सबको ध्यान में रखते हुए बोर्ड 10th सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कर देगा, क्योंकि 10th सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड उसमें बाकी डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए सिमिलर नाम होना चाहिए एंड अलग अलग ना हो। इसी चीज़ को एक पुख्ता करने के लिए ये प्रोसेस जो है ये बताया गया है, ताकि वो किसी परेशानी में ना पड़े। वैसे तो हर बोर्ड के अपने अपने बाईलॉज वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो केस है इसकी गाइडलाइन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड फ्रूटफुल साबित होने वाली है। तो इस केस में ये बोला गया कि राइट टू कंट्रोल वंस आइडेंटिटी, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। आप अपने अकॉर्डिंग जब चाहें अपना नाम जो है वो चेंज करवा सकते हैं, ये राइट आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। और इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को कुछ डायरेक्शंस भी दिए थे कि इस तरह के कोई अगर केसेस आपके पास आएंगे तो इमीडिएट एक्शंस जो हैं वो यहाँ पर लेने चाहिए, और आपके जितने भी पर्टिकुलर बायलॉज वगैरह हैं उनके अंदर अकॉर्डिंगली चेंजेस शुड बी मेड। नाउ नेक्स्ट केस वी हैव इज शेख अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। इस केस के अंदर आईपीसी के सेक्शन 363 एंड 364 ए से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस जो हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पंच लाइन यहाँ पे ये थी कि अगर कोई किडनैपर किसी पर्सन के साथ गुड मैनर में पेश आता है या फिर एक गुड बिहेवियर मेंटेन करता है तो उस केस में सेक्शन 364 ए के लिए कन्विक्शन नहीं होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसको किडनैपिंग और एब्डक्शन इन सब के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, बट यहाँ पे सिंपली ये कहा गया है कि सेक्शन 364 ए जो है उसमें यहाँ पर उस पर्सन का कन्विक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। अब इसके कुछ रीजंस हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 364 ए आईपीसी के कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताए थे। अगर कोई पर्सन किसी पर्सन की किडनैपिंग कर रहा है और उसका मेन पर्पस यहाँ पे है फिरौती की डिमांड करना, तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या बनते हैं कि सबसे पहले तो उस पर्सन ने उसकी किडनैपिंग या एब्डक्शन किया होगा, उसको हिरासत में लेके रखा होगा या तो। सेकेंडली, उसको डेथ या फिर हर्ट के लिए थ्रेटन किया गया है, यानी कि उसको धमकी दी गई है, या फिर उसके साथ ऐसा कुछ अगर उसको हर्ट या डेथ कॉज अगर उसका कर दिया गया है ताकि गवर्नमेंट को या किसी भी फॉरेन स्टेट को, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को रैंसम देने के लिए या फिरौती को देने के लिए बाध्य किया जा सके। तो ऐसे कोई अगर तीन इंग्रेडिएंट आपको दिखते हैं तो ही सेक्शन 364 ए के अकॉर्डिंग आप कन्विक्शन कर सकते हैं। इस केस के फैक्ट्स क्या बताते हैं कि एक 13 इयर्स ओल्ड चाइल्ड था जो कि एक पर्टिकुलर ऑटो से आया जाया करता था स्कूल से घर तक। अब एक दिन वो क्या हुआ, पिकनिक पे गया था और उस दिन उसका ऑटो उसको वहां पर नहीं मिला यथास्थान जहां पे नॉर्मली वहां पे उसको ऑटो मिल जाया करता था। तो उसके फादर की एडवाइस पे उसने एक दूसरा ऑटो हायर किया, जिसके ऑटो ड्राइवर ने उसको किडनैप किया और अपनी बहन के घर पे उसको रखा गया, और चाइल्ड के जो फादर थे उनसे 2 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड वहां पर की गई। अब जैसे ही फ़ोन कॉल वहाँ पर रिसीव किया गया, उसके तुरंत बाद फादर ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करवा दिया। अक्यूज़ जो है, जब वो फादर से रैंसम को रिसीव करने आया था, उस टाइम पे पुलिस ने उसको पकड़ लिया और कुछ ही डिस्टेंस पे वहाँ पे जो बच्चा था, वो भी मिल गया। अब यहाँ पर जो चाइल्ड का स्टेटमेंट था, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ गुड मैनर जो है उसमें पेश आया था वो, उसके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेवियर नहीं किया गया था, ना उसको किसी भी तरह की डेथ की या हर्ट की धमकी दी गई थी। यानी कि यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो थी, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में हमने सेकंड कंडीशन देखी थी, वो यहाँ पर एक्चुअल में फुलफिल नहीं हो रही थी। और यही रीज़न था कि यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेक्शन 364 ए के लिए पनिश नहीं किया, और सेक्शन 363 जो कि किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट बताता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पनिश किया गया।
अकॉर्डिंग टू विच 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट एंड 5,000 रुपीज़ का फाइन जो है वो यहाँ पर दिया गया। सो जस्ट रिमेंबर सेक्शन 364A तभी एप्लीकेबल होगा जब यहाँ पे तीनों असेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो बताए गए हैं वो फुलफिल होंगे, अदरवाइज ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट केस इज विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विनोद दुआ एक जर्नलिस्ट हैं जिनके खिलाफ कुछ चार्जेस फ्रेम किए गए थे, जैसे कि सेक्शन 124A जो कि सेडिशन की बात करता है, यानी कि देशद्रोह की बात कर रहा है। सेक्शन 268 आईपीसी दैट इज टॉकिंग अबाउट पब्लिक न्यूसेंस। सेक्शन 501 दैट इज प्रिंटिंग या फिर एनग्रेविंग मैटर विच इज एनी काइंड ऑफ लाइक डिफेमेटरी स्टेटमेंट और समथिंग। और सेक्शन 505 जो कि स्टेटमेंट्स बताता है रिलेटिंग टू पब्लिक मिसचीफ। तो आईपीसी के इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग उसके खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो लॉन्च की गई थी, बट इट वॉज क्वेश्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ब्रीफ में हम इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। तो जो कंप्लेंट फाइल हुई थी उसके अकॉर्डिंग विनोद दुआ का एक शो है विच इज़ वेरी मच प्रिविलेंट वी कैन से, फेमस ऑन यूट्यूब। और इसके अकॉर्डिंग एक यूट्यूब पे जो शो था उसके अकॉर्डिंग एक एलिगेशंस जो हैं वो उस पर्सन पे लगाए गए थे कि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये एलिगेशंस लगाए कि वोट्स वगैरह को कलेक्ट करने के लिए डेथ, टेरर अटैक, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये करवाई जा रही हैं। और ये भी अलेज किया गया कि विनोद दुआ जो हैं उन्होंने ये स्टेट किया था, ये स्टेटमेंट दिया था कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने इनफ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो यूज़ नहीं की हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स वगैरह यूज़ किए हैं। अगर आप पीपीई किट की बात करें या फिर कोई एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है, ये ऐसा विनोद दुआ ने वहाँ पर क्लेम किया था। अब कंप्लेनेंट जो है उनका ये कहना था कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी वजह से पब्लिक के अंदर अनरेस्ट या फिर वी कैन से पब्लिक ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति भंग जैसी सिचुएशन जो है वो बन सकती है। तो इस कंप्लेंट के ऊपर बेस्ड एक एफआईआर रजिस्टर किया और जो पिटिशन फाइल किया गया था जिसके खिलाफ आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। तो इन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर देखे थे। तो फर्स्ट वन वी हैव इज सेक्शन 268। तो ये सिंपली क्या बताता है, पब्लिक न्यूसेंस जो है उसकी डेफिनेशन बता रहा है। देन 501 यहाँ पर कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं कहा था जो कि डिफेमेटरी है। और जो सेकेंड और थर्ड एक्सेप्शन है सेक्शन 499 का आईपीसी का, वो इन स्टेटमेंट्स को जो कि विनोद दुआ ने दिए थे उनको प्रोटेक्ट करता है। उसी तरीके से सेक्शन 505 जो है उसके अंदर कोई भी तरह का पनिशमेंट यहाँ पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा टेंडेंसी या इंटेंशन उसका नहीं था जिसकी वजह से पब्लिक डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट हो। सेक्शन 268 जो कि पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन करता है, ये किसी भी तरह का पेनल प्रोविजन नहीं है और इसीलिए इसके अकॉर्डिंग भी कोई तरह का उसके ऊपर एलिगेशंस जो है वो प्रूव नहीं हो पाया था। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 124A आईपीसी की, जो कि देशद्रोह या फिर सिडिशन की बात करता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी उसको पनिश नहीं किया गया था। अब इसका क्या रीजन था, एक केस था, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में ये बोला गया कि कोई भी कमेंट्स अगर हैं, चाहे वो कितने भी स्ट्रांगली क्यों ना शब्दों का वहाँ पर इस्तेमाल किया हो या फिर कुछ भी ऐसा ना हो, लेकिन अगर वहाँ पे उसकी फीलिंग्स इस तरह की नहीं थी जो कि पब्लिक डिसऑर्डर को या फिर एक तरह से वायलेंस को कॉज करना हो, तो उस केस के अंदर वहाँ पर पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। ये केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का केस है जिसमें बोला गया था। कोर्ट ने इस केस को पॉइंट आउट करते हुए ये कहा कि मिस्टर विनोद दुआ ने जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए थे वो रियलिटी को डेपिक्ट कर रहे थे, जो कि लॉकडाउन के अंदर इंडिया के अंदर प्रेवलेंट थी सिचुएशंस, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे स्टेटमेंट्स बोले थे। और सेक्शन 124A आईपीसी के अकॉर्डिंग भी उनको पनिश यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो ये सारे रीजंस हम देख सकते हैं। सो दिस वाई कैन बी आंसर्ड इन दीज 3 पॉइंट्स, दैट इज डेथ एंड टेरर अटैक, कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए क्यों उनको यहाँ पर रीजंस क्या थे, एंड फाइनली माइग्रेंट वर्कर्स। यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज स्लाइड्स। नाउ नेक्स्ट वी कैन जस्ट सी इन दिस पर्टिकुलर केस कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये हेल्प किया कि जो एफआईआर लॉन्च की है उसको क्वेश किया जाना चाहिए, कोई भी प्रोसीडिंग्स फर्दर यहाँ पर नहीं वो कर सकते हैं। एंड एक और यहाँ पर प्रेयर जो था, दैट इज कोर्ट जो है उन्होंने ये डिक्लाइन किया कि एफआईआर जो है उसको रजिस्टर किया। एक और प्रेयर यहाँ पर जो की गई थी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जिसको डिक्लाइन किया था वो ये थी कि कोई भी मीडिया पर्सन जो है उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं किया जाना चाहिए विद एटलीस्ट 10 years ऑफ स्टैंडिंग अनलेस विच इज क्लियर्ड बाय द कमिटी ऑफ एक्सपर्ट, ऐसा यहाँ पर बोला गया था, बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। तो यहाँ पर कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि मेयर एलिगेशंस आर नॉट इनफ। सिर्फ सिंपली आपने किसी पे लांछन लगा दिया ये काफी नहीं होता है।
बट चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर प्राइमा फेसी प्रूव होने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जो प्रेजेंट केस है, इट सीम्स लाइक वन वेयर द प्रोसिक्यूशन एजेंसीज डिड नॉट अप्लाई मच माइंड। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और सिंपली ओपिनियन एक्सप्रेस करना या फिर कुछ भी क्रिटिकल स्टेटमेंट देना, ये कोई भी तरह का यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो ऐसा आप उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। इवन इफ इट इज़ क्रिटिकल, बट कुछ अगर ट्रूथफुल यहाँ पे बताया गया है, तो उसके खिलाफ कोई भी आप एक्शन नहीं ले सकते हो। So we can see that Article 19(1)(a) that is talking about freedom of speech and expression, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है। Now last case we have is सौरथिया बिंदी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस के अंदर एंटीसिपेटरी बेल जो है वो प्रोवाइड किया गया था एक पर्सन को रिलेटिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ऑफेंसेस हैं इनके खिलाफ अक्यूज जो है उसको कन्विक्ट किया गया था, एंड गुजरात हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी इंटरिम प्रोटेक्शन, यानी कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, अगर आप किसी भी तरह का प्रोटेक्शन सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में अरेस्ट से रिलेटेड अगर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में रीजंस शुड बी रिकॉर्डेड, यानी कि आपको बताना होगा कि क्यों यहाँ पर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो एज अ जनरल रूल इन केसेस के अंदर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं किया जाता, बट यहाँ पर ये बोला गया कि अगर किसी सिचुएशन में आपको लगता है कि उस पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल दिया जाना चाहिए, तो उस केस में रीजंस जो हैं वो आपको प्रॉपर्ली मेंशन करने होंगे। सो दैट्स इट अबाउट द केसेस रिलेटिंग टू जून 2021। थैंक यू ऑल।